गुकैशेन द्वारा छोड़ा गया तीर शहर में पहुंच गया और नाइट वॉच के मुख्यालय की ओर नीचे उतरने लगा। तीर में अंकल जियाई गैंग के लिए एक गुप्त संदेश था। गुकैशेन ने उसे बताया कि जियांग चेन एक बड़ी आपदा को छिपा रहा था। अपने स्वामी के रूप में वह उसे अस्थायी रूप से छिपाने के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र में ले जाएगा। जियाई गैंग को सीलबंद राजाओं से सहयोगियों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वह वापस आएगा तो उसे डर था कि भयंकर युद्ध होगा। संदेश पढ़ने पर जियाई गैंग चौंक गया और उसी समय सतर्क हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। कुछ घंटों बाद वह ज़ेन टैंग से मिला, सोफे पर बैठा, अपना सिर झुकाया, अपनी मुट्ठी अपने माथे पर रखी, अपनी आंखें बंद कीं और याद किया कि जियांग ने हुआंग परिवार के एक सदस्य को मार डाला था, जिसने जायू बेहान की बाह काट दी थी, और अब उसके साथ एक आपदा थी। उसे डर था कि यह एक कठिन चुनौती होने वाली थी। ज़ेन टैन उसके बगल में बैठी थी और उसने उसे यह कहकर दिलासा देने की कोशिश की कि कोई भी चुनौती आसान नहीं है, लेकिन वे सभी चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं, क्योंकि उसने जियांग चेन की रक्षा करने का फैसला किया है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने उसे सलाह दी कि आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना और अतीत के बारे में चिंता करना बंद करना बेहतर है। उसने कहा कि उसने अपने पिता से बात की थी, जो उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे। वह अपने पिता डुआन हांग याओ और गुकैशेन की कल्पना करने लगी कि अब उनके पास स्वर्गीय तलवार राजा जियाई गैंग की बड़ी बहन, उसके पिता और कमांडर डुआन हैं। चार सीलबंद राजा शक्तियों के साथ वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान को संभालने में सक्षम होने जा रहे थे। जियाई गैंग खड़ा हुआ, दरवाजे की ओर चलने लगा और उसे लगा कि वह सही थी। उसकी बड़ी बहन पहले ही गुरु से मिलने जा चुकी थी। अब उसने म्यू परिवार के सीलबंद राजा और व्यापारी लुओ परिवार से मिलने का फैसला किया। भले ही उसे झूठ बोलना पड़े, वह जियांग के लिए और अधिक सहयोगियों के लिए लड़ने को तैयार था। ज़ेन टैन ने उसे देखना शुरू किया और वह चुप रही। उसने अपना सिर पीछे घुमाया, उसे गंभीर निगाहों से देखने लगा और फैसला किया कि अगर हालात बद से बदतर होते गए तो वह उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा जो उसने झाओयाओ परिवार में घुसने के समय इस्तेमाल की थी, और उसे अपना सब कुछ दे देगा। यह सुनकर ज़ेन टैंग, जो खुश थी, मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे आखिरी बार जियाई गैंग को इतने उत्साहित देखे हुए कई साल हो गए थे। कई घंटे बाद दिन निकला और गुकैशेन की तलवार बड़ी हो गई और द्वीप के नीचे आ गई। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया और वे निषिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। उसने हान याओ से पूछा कि उसे क्या लगता है कि लौटने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। हान याओ, जो गम चबा रही थी, ने एक बुलबुला उड़ाया और शांत नजर से सोचा कि जियांग के 9 मियास्मा पंख बहुत अच्छे थे। उसने चाहा कि वह खुद भी एक उठा सके। गुकैशेन ने जल्दी से अपनी उंगली पीछे की और एक छोटा तीर चलाया, जिसने हांग याओ के बबल गम बुलबुले को नष्ट कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा सा उसकी ओर घुमाया और गंभीर नजर से उसे मूर्ख लड़की कहा, और पूछा कि क्या वह एक बार गंभीर हो सकती है। हांग याओ ने उसे कोमल नजर से देखना शुरू किया और समझाया कि ग्रैंडजी में आपदाओं के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। अगर वह भी इसे हल नहीं कर सकता तो वह ऐसा करने में और भी कम सक्षम होगी। यह कहने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या वह एक झटके में एक महान जियांगो जनरल को मार सकता है। गुकैशेन क्रोधित हो गया और उसने उसके सिर पर एक हल्का झटका दिया और उसे अपनी आवाज पर ध्यान देने के लिए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने सिर को छूने लगी और दर्द में चीखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शिष्यों की कल्पना करने लगा। उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, फिर भी उसने उनके जैसे अजीब शिष्यों के एक समूह को अपने साथ मिला लिया।
उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि हांग याओ अपना भाला उठा रही है। वह हमेशा शोर मचाती और उपद्रवी रहती थी। उसे कभी किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके अनुसार जियागांग एक जिद्दी और हठी व्यक्ति था जिसका दिमाग एक ही दिशा में चलता था। जियांगक्वान में दिव्य प्रतिभा थी, लेकिन फिर भी वह निषिद्ध के साथ खेलने पर जोर देती थी। हांग याओ के सिर पर एक छोटा सा उभार दिखाई दिया। वह उसके पास गई और मुस्कुराते हुए पूछा कि वह जियांगक्वान की रक्षा करने के लिए इतना दृढ़ क्यों था। उसने उसकी ओर पीठ की, अपनी आंखें खोलीं और परिदृश्य को देखते हुए उसने उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में कारण जानना चाहती है। फिर उसने अपना सिर उठाया, आकाश की ओर देखना शुरू किया और उसे समझाया कि जब उसने उसे एक शिष्य के रूप में लिया था तो यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने लाल कवच पहना हुआ था और उसे लगा कि यह हंसमुख लग रहा था। जियागांग को लेने के लिए यह और भी अधिक यादृच्छिक था। उसने गु कैशेन को एक क्लब के बाहर एक नियमित ग्राहक के रूप में गलत समझा था। उस समय जब झाओ परिवार के वारिस ने तांग जिन से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो जियागांग उसे रोकने के लिए गया और गु कैशेन उसकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार था। झाओ परिवार के लोग गु कैशेन पर टूट पड़े और लड़ाई शुरू हो गई। जियागांग ने हंगामे का फायदा उठाया, तांग जिन को अपनी बाहों में जकड़ लिया और भाग गया। हर चीज के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जियांग की परवाह थी। वह उदास नजर से नीचे देखने लगा, क्योंकि अब जियांग क्वान भी वैसा ही था। जिस पल वह उससे मिला था उसे पता था कि वे दोनों अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे। इसलिए उसने बस जियागांग की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया था। अगर जियांग उसका शिष्य था, फिर उसकी रक्षा न करने का कोई कारण नहीं था। होंगयाओ उसके पास गया और सोचा कि वह दुनिया का सबसे अच्छा गुरु है। उसने कठोर अभिनय किया, लेकिन वास्तव में वह बहुत सुरक्षात्मक था। उसने उसे चापलूसी करना बंद करने के लिए कहा। उसके अनुसार जियांग चेन की सही मायने में रक्षा करने का केवल एक ही तरीका था। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सुखद मुस्कान के साथ महान जिया के सर्वोच्च सैन्य कमांडर का उल्लेख किया, जो 3 अजेय सर्वोच्चों में से एक है। गु कैशेन ने उसे शांत निगाह से देखना शुरू किया और चुप रहा। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपनी उंगली से उसके कंधे को सहलाना शुरू किया और उसे बताया कि जियांग की रक्षा करने का एकमात्र तरीका जियांग वुशुआंग के दादा मार्शल भगवान जियांग जुमेंजी की मदद से था। उसी समय पाजू गुफा में अनगिनत जातियों के युद्ध के मैदान में किसी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जल्दी से उसे जमीन की ओर नीचे गिराना शुरू कर दिया। कई लोग लाल टोपी पहने एक आदमी के पास जाने लगे, लेकिन उसी समय उसने जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए और एक बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ, जो हर जगह फैलने लगा, जिससे लोग पीछे हट गए। शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि लोग बेहोश हो गए और जमीन पर गिरने लगे। लाल टोपी पहने हुए आदमी जियांग जुमेंजी नामक अजय मार्शल देवता था। जब उसका शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, खड़ा हो गया, क्षेत्र के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और यह देखकर कि अनगिनत जातियों ने ग्रेट जिया पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी, उसने उन सभी को बेरहमी से मारने का फैसला किया। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि उसने गुफा के फर्श में एक बड़ा छेद बना दिया। उसके सामने कई और लोग खड़े थे। वह उनकी ओर चलने लगा और निष्कर्ष निकाला कि इस लड़ाई के बाद अनगिनत जातियों को थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। उसने लोगों को गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करने का आदेश दिया। उन्होंने उसे मार्शल भगवान के रूप में संबोधित किया और एक समझदार गुरु के साथ जवाब दिया।
उस समय जियांग वुशुआंग जैसी ऊर्जा वाले किसी व्यक्ति ने उससे संपर्क करना शुरू कर दिया, जिससे वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब उससे संपर्क क्यों किया जा रहा है, जबकि वुशुआंग को तंजियाओ शिविर में होना चाहिए था। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए गुकैशिन उसके सामने प्रकट होने लगा, उसे मार्शल भगवान के रूप में संबोधित किया और उसे बताया कि उन्हें आखिरी बार एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। जुमेंजी उसे घूरने लगा और अपने दांतों को कसकर भींचने और सतर्क होने से खुद को रोक नहीं सका, यह देखकर कि दिव्य तलवार राजा ने वुशुआंग के माध्यम से उससे संपर्क किया था। उसने सोचा कि उसे शिविर में समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए उसने गुकैशिन से स्पष्ट रूप से बोलने के लिए कहा। उसने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और एक शांत नजर से जवाब दिया कि पूरी तरह से नहीं, यह कहते हुए कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। वह उसके साथ एक सौदा करना चाहता था। उसने जियांग चेन को लिटिल नाइन की जहरीली धुंध से घिरा हुआ कल्पना करना शुरू कर दिया और उसे बताया कि उसने जियांग चेन नामक एक नया शिष्य लिया है, जिसके पास दिव्य स्तर की सृजन कक्षा थी, लेकिन उसके पास 9 मियास्मा विंग्स नामक आपदा थी। वह चाहता था कि वह उसकी जान बचाए। जुमेंजी ने उसे घूरना शुरू कर दिया और यह सुनकर कि जियांग के पास प्राचीन आपदा 9 मियास्मा विंग्स थी, वह सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका। उनके अनुसार गुकैशिन मजाक कर रहा होगा क्योंकि ग्रेट जी ने हमेशा माना था कि किसी भी आपदा को मुक्त करने की तुलना में मारना बेहतर है। उससे पूछा कि क्या वह मानता है कि मार्शल भगवान सर्वशक्तिमान है। गुकैशिन शांत रहा और हैरान नजर से उससे पूछा कि क्या यह सच है। जवाब में जुमेंजी ने उससे उसकी शर्तों का नाम पूछा। जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने उसकी ओर देखना शुरू किया और पूछा कि क्या उसने युनमिंग मार्श में तिएक्सुहल के बारे में सुना है, यह कहते हुए कि केवल वह ही सभी ग्रैंडजी का रास्ता जानता है। वह जियांग वुशुआंग को ले जा सकता था और उसे कुछ सौभाग्यशाली दे सकता था। जुमेंजी की आंखें भी चमकने लगीं और वह तिएक्सुहाल की कल्पना करने लगा, जो सेलेस्टियल दांव का पौराणिक खजाना है। अगर वुशुआंग वहां जा सकता था, तो उसकी साधना बहुत आगे बढ़ जाती। वह एक तरफ बढ़ा और उसकी टोपी तैरने लगी। वह गुकैशिन की शर्तों को स्वीकार कर सकता था, लेकिन एक शर्त के साथ। जियांग चेन को प्रोडिजी टूर्नामेंट के दौरान 9 मियास्मा विंग्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, और अगर वह ग्रेट जी के प्रोडिजी की समग्र रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त नहीं कर सका, तो वह खुद उसे बचाने के लिए असंख्य जातियों के युद्ध के मैदान में फेंक देगा। गुकैशिन ने अपना सिर पीछे किया और एक अनिर्णायक नजर से इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जुमेंजी ने उसकी ओर पीठ की और जैसे ही वह दूर जा रहा था, जमीन की ओर देखने लगा और समझाया कि अगर वह वास्तव में जियांग की जान बचाना चाहता था, तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। गुकैशिन ने नीचे देखना शुरू किया और हताश नजर से सहमति जताई, क्योंकि जियांग को युद्ध के मैदान में भेजना जनरल जाओ और अन्य लोगों द्वारा मारे जाने से बेहतर था जब वे वापस लौटते थे। जुमेंजी ने चलना शुरू किया और जब वह जमीन की ओर देख रहा था, तो उसे याद आया कि 9 मियास्मा विंग्स एक प्राचीन विदेशी प्रजाति थी। उसके अनुसार इस युग में उसके लिए प्राकृतिक आपदा के पैमाने तक पहुंचना असंभव था। इसके अलावा ग्रेट जी की इस पीढ़ी ने 3 अन्य दिव्य प्रतिभाएं पैदा की थीं, और जियांग केवल चौथा था, और वह बस सृजन प्रकार में। वह जानता था कि आपदा का उपयोग किए बिना जियांग वुशुआंग की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, अकेले ही प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और जब उसकी टोपी उड़ रही थी, तो दृढ़ निश्चयी नजर से उसने सोचा कि भले ही किसी चमत्कार से जियांग कुछ परेशानी पैदा करने में कामयाब हो जाए, एक मार्शल देवता के रूप में वह सेकंड में दुनिया से किसी भी बुरी आत्मा को खत्म कर सकता है। उसी समय द्वीप निषिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया जो पोर्टलों से भरा हुआ था।
जियांग ने जगह का निरीक्षण करना शुरू किया और आश्चर्यचकित नजर से महसूस किया कि वे पहले से ही आधिकारिक तौर पर युनमेन दलदल में प्रवेश कर चुके थे। उसने दूसरों से पूछा कि क्या उन्हें यहाँ आने का रास्ता याद है। म्यूहेन क्यों अवाक रह गया और उसे समझाया कि इन लगातार बदलते आयामी टुकड़ों में पथ को याद रखना असंभव था। दिव्य तलवार राजा ने मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए आभा पर भरोसा किया था। ऐसा कहा जाता था कि युनमेन दलदल में 10 स्तर थे, जिनमें से 10वां और 9वां अपेक्षाकृत सुरक्षित था। वे जितने गहरे जाते, खो जाना उतना ही आसान होता। उसके दादा कई साल पहले 7वें स्तर पर खो गए थे। जियांग जमीन पर बैठ गया, अपने हाथ जोड़े और थोड़ा ध्यान करने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि वह पहले ही खो चुका है। अब जब आंखों और दिमाग से रास्ता याद नहीं आ रहा था, तो उसने बैठकर ध्यान करने का फैसला किया, आध्यात्मिक भावना को उनका मार्गदर्शन करने दिया। म्यूहेन क्यू और लुओ सैंडाओ भी बैठ गए, अपने हाथ जोड़े और वे भी ध्यान करने के लिए तैयार हो गए। जियांग ने अपने दिमाग में प्रवेश किया, जहां सभी चीजों का पेड़ स्थित था। अब उसके दिमाग में कोई हवा नहीं थी, हालांकि पेड़ किसी चीज की ओर बढ़ रहा था और उसे नहीं पता था कि यह रास्ता चिह्नित कर सकता है या नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और निष्कर्ष निकाला कि आगे कुछ था जिसे पेड़ बेताब था। थोड़ा और करीब से देखने पर उसने देखा कि पेड़ पर गुलाब के आकार का एक फल उग आया था। उस समय एक सूचना विंडो दिखाई दी। उसने एक लाल कार्यात्मक फल प्राप्त किया था, जो एक कौशल प्रतिलिपि कार्ड था। इसका उपयोग करने के बाद वह लक्ष्य की किसी एक क्षमता को बेतरतीब ढंग से कॉपी कर सकता था और उसे अपने साथ मिला सकता था। कॉपी की गई क्षमता पर कोई वर्ग प्रतिबंध नहीं था। एक संभावना थी कि कॉपी की गई क्षमता को प्रक्रिया के दौरान बेहतर या खराब किया जा सकता था, और अंतिम लेकिन कम से कम उसे 3 घंटे के भीतर कॉपी पूरी करनी होगी या कार्ड समाप्त हो जाएगा। उसने सिस्टम विंडो को हैरान नज़र से देखना शुरू किया और यह देखकर हैरान रह गया कि यह कार्ड उसे क्षमताओं की नकल करने की अनुमति देता है और साथ ही इस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। तंजियाओ कैंप में हर कोई शीर्ष पायदान के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसलिए वह अपनी पसंद का कोई भी व्यक्ति चुन सकता था। सबसे मूल्यवान लक्ष्य जियांग वुक्सियांग, बाई फेंग और तांग यिंग होने वाले थे। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कीं और फैसला किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कॉपी करने की क्षमता यादृच्छिक थी और वह एक बेकार क्षमता के साथ समाप्त हो सकता था। उसके अनुसार चुनना मुश्किल था। उसके पास इस क्षमता की नकल करने के लिए केवल 3 घंटे थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि जोखिम लेना बेहतर होगा या नहीं। जब वह गहरे विचारों में खोया हुआ था, गुकैशिन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने चट्टान पर अपना पैर रखा और सभी को बताया कि वे युनमेंग दलदल की छठी परत पर पहुंच गए हैं, जिसे ताकेसु क्षेत्र कहा जाता है। आगे ताकेसु हॉल था, जहां वह उन्हें ले जा रहा था, सभी को तैयार होने के लिए कह रहा था। जियांग अपने विचारों से बाहर आया, गुकैशिन को देखने लगा और मास्टर के साथ कॉपी कार्ड का परीक्षण करने का फैसला किया। वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसे याद आया कि गुकैशिन हमेशा कहता था कि वह एक चाल जानता है, और उसने यह भी कहा था कि वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। इसलिए उसने बस चाल की नकल करने और इसे एक प्रारंभिक पाठ के रूप में मानने का फैसला किया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।